नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, ऑप्टिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं अपन और ऑप्टिक्स में आज चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑप्टिक्स का पार्ट पीछे का जितना भी आपने पढ़ा है पूरा आपकी कंप्लीट है। पीछे वाला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हो, इसके जस्ट पीछे वाला जिसमें आपने ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया है परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप क्लिक करके देख लीजिए। साथ ही साथ वीएस फिजिक्स पॉइंट जो कि आपके हितैषी है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप वीएस फिजिक्स पॉइंट ऐड होकर के फिजिक्स के वीडियो रोज प्रोवाइड कीजिए। तो बेटा देखिए, अब अपन बात करेंगे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं अपन अध्रुवित प्रकाश से, जिसकी तीसरी घटना है द्वि अपवर्तन से ध्रुवण प्राप्त करना है। हमें क्या करना है? द्वि अपवर्तन से ध्रुवण प्राप्त करना है। तो द्वि अपवर्तन क्रिया से ध्रुवण प्राप्त करने के लिए हमें कैल्साइट क्रिस्टल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कैल्साइट क्रिस्टल लेना पड़ता है। बेटा ध्यान दे, द्वि अपवर्तन से ध्रुवण प्राप्त करने के लिए हमें कैल्साइट क्रिस्टल लेना पड़ता है। कैल्साइट क्रिस्टल, चलो मैं कैल्साइट क्रिस्टल ले लेता हूं। यह है कैल्साइट क्रिस्टल। अब बेटा कैल्साइट क्रिस्टल में होता क्या है, जैसे प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ पर 2 बार अपवर्तन होता है, अर्थात अपवर्तन के पश्चात 2 किरणें आपको प्राप्त होती है। कितनी किरणें प्राप्त होती है? 2 किरणें प्राप्त होती है, जिसमें एक साधारण किरण होती है और एक असाधारण किरण होती है। असाधारण किरण का मतलब होता है बेटा अध्रुवित प्रकाश और साधारण किरण का मतलब होता है ध्रुवित प्रकाश। देखिए जैसे ही यहाँ अध्रुवित प्रकाश, ये है अध्रुवित प्रकाश है बेटा, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश गमन करके कैल्साइट क्रिस्टल पर प्रविष्ट हो रहा है, यानी जो ये प्रकाश जाएगा, कैसा प्रकाश जाएगा बेटा? अध्रुवित प्रकाश। कहां पर जाएगा? अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल के फलक पर आपतित होगा, तो ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश। आने वाला प्रकाश क्या होता है? आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। तो यहां पर मैं प्रकाशिक अक्ष खींच देता हूं। प्रकाशिक अक्ष का मतलब क्या होता है बेटा? मुख्य अक्ष, जिसे अभिलंब जिसे आप बोलते हो, ये प्रकाशिक अक्ष है। प्रकाशिक अक्ष। तो प्रकाशिक अक्ष से यह प्रकाश किरण 2 भागों में बढ़ती है। कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में। तो एक तो सीधी की सीधी निकल जाती है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, और एक होती है यहाँ से इस प्रकार से अपवर्तित होकर के निकलती है। तो ये जो प्रकाशीय किरण है, इससे जो प्रकाश आएगा वह प्रकाश तो होगा ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश होगा? ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा इस पर, ध्रुवित प्रकाश। और इस किरण को अपन क्या कहेंगे? साधारण किरण। यानी साधारण किरण पर कैसा प्रकाश आएगा? ध्रुवित प्रकाश, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? साधारण किरण। यह होगी आपकी असाधारण किरण। कैसी होगी? असाधारण किरण। और असाधारण किरण में प्रकाश कैसा आएगा? अध्रुवित ही आएगा। कैसा प्रकाश आएगा? अध्रुवित प्रकाश आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने के लिए आपने साइन डिनोट कर रखा है शुरुआत में, तो ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। तो ये जो घटना घटित होती है, इसमें द्वि अपवर्तन होता है। क्या होता है? द्वि अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश की 2 किरणें आपको प्राप्त होती है। ये क्या लिया आपने? यहाँ पर कैल्साइट का क्रिस्टल लिया। क्या लिया? कैल्साइट क्रिस्टल। तो देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन अपन देखते हैं द्वि अपवर्तन से ध्रुवण। तो द्वि अपवर्तन होता क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बाय रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बाय रिफ्रैक्शन में जब अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है, देखिए अध्रुवित प्रकाश है और ये कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित हो रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात 2 किरणें प्राप्त होती है। एक तो असाधारण किरण प्राप्त होती है और एक साधारण किरण प्राप्त होती है। यही घटना क्या कहलाती है? द्वि अपवर्तन कहलाती है। यदि आपको द्वि अपवर्तन की परिभाषा पूछ ले तो आप क्या कहोगे? जब अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है, जब अध्रुवित प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होता है, तो अपवर्तन के पश्चात आपको 2 किरणें प्राप्त होती है, और यही घटना द्वि अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वि अपवर्तन कहलाती है, जिसमें एक किरण है, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सीधी निकल जाती है, जिसे असाधारण किरण कहते हैं। इस पर अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। जो दूसरी किरण है, जिसे अपन साधारण किरण कहते हैं, और इस पर हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब देखिए बेटा, द्वि अपवर्तन की घटना को समझने के लिए एक बात मैं आपको और बताऊंगा। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, ये कागज, कोई कागज लेते हैं और कागज पर ब्लैक स्याही, कागज पर स्याही का बिंदु बनाते हैं। क्या करते हैं? स्याही का बिंदु। किसी कागज पर स्याही का बिंदु बनाते हैं, जैसे ये कागज है और इस कागज पर आपने पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट पर आपने कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया। ठीक है, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल रखोगे तो इस कैल्साइट क्रिस्टल पर इस स्याही के बिंदु के 2 प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे। कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। जब इस कैल्साइट क्रिस्टल को अपन इस कागज पे घुमाएंगे तो एक जो
बिंब है, यानी दो प्रतिबिंब प्राप्त होगी तो एक प्रतिबिंब तो रहेगा स्थिर और दूसरा प्रतिबिंब उस स्याही का रहेगा गतिमान। तो जो गतिमान है उसको अपन कौन सी किरण कहेंगे, साधारण है उसको अपन कौन सी किरण कहेंगे। तो मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा बेटा। द्वितीय अपवर्तन की घटना को समझने के लिए देखिए बेटा, जस्ट नीचे आप जैसे कागज के स्याही के क्या कागज पर स्याही का बिंदु बना करके अपन को द्वितीय अपवर्तन की क्रिया पूछ ले, इसे समझाना है तो आप क्या कहोगे, द्वितीय अपवर्तन की घटना को समझने के लिए, द्वितीय अपवर्तन की घटना को समझने के लिए एक श्वेत कागज पर स्याही का बिंदु, श्वेत कागज पर स्याही का बिंदु बनाकर उस पर कैल्साइट क्रिस्टल रखते हैं तो हमें दो बिंदु दिखाई देते हैं। कितने बिंदु दिखाई देते हैं, इसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे बेटा, शाबाश, दो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यदि कैल्साइट क्रिस्टल को आपतित प्रकाश की दिशा के अनुसार घुमाया जाए, यदि कैल्साइट क्रिस्टल को जिधर प्रकाश आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग घुमाया जाए तो एक प्रतिबिंब स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर घूमता है, यानी एक प्रतिबिंब स्थिर प्रतिबिंब, जैसे एक प्रतिबिंब स्थिर हो गया, दूसरा प्रतिबिंब गतिशील, इसके स्थिर प्रतिबिंब के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह असाधारण किरण से बनता है। चारों ओर चक्कर लगाता है, घूमता है, यानी चारों ओर चक्कर लगाता है मतलब इस जो स्थिर है वह तो क्या होगा, साधारण प्रकाश। क्या होगा, साधारण प्रकाश। कौन सा बिंदु होगा, जो स्थिर होगा, जो स्थिर होगा वह तो साधारण होगा और जो गतिशील होगा वह क्या होगा, असाधारण किरण से बनेगा, यानी ध्रुवित प्रकाश के चारों ओर अध्रुवित प्रकाश गमन करेगा, अतः इसे असाधारण प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेटा द्वितीय अपवर्तन से ध्रुवण किस प्रकार से होता है। बस आपको डायग्राम समझना है, कैल्साइट क्रिस्टल लेना है और इसे अपवर्तन के पश्चात आपको दो किरणें बतानी है। अगली घटना देखिए, इसी से रिलेटेड जो द्वितीय अपवर्तन पर निर्भर है, द्वितीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, बहुत ही शानदार पाठ है, निकोल प्रिज्म। देखिए बेटा, अब बात करते हैं अपन निकोल प्रिज्म क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि निकोल प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिस जो द्वितीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय अपवर्तन के सिद्धांत से अपन प्रकाश के ध्रुवण की घटना पढ़ रहे हैं। तो निकोल प्रिज्म होती क्या है, देखिए डेफिनेशन है, आप नॉर्मली मैं इसे बताओ तो निकोल प्रिज्म समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक युक्ति है। निकोल प्रिज्म समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक युक्ति है। अपन चर्चा करेंगे इसकी बनावट के बारे में, क्या होती है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, बनावट बताऊंगा। तो बेटा मेरे शब्दों पे फोकस करके बनावट के बारे में ध्यान दें, हालांकि आपको समझ आ जाएगा। साथ ही साथ अपन इसकी कार्यविधि भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्यविधि, थोड़ा सा कार्यविधि का जिक्र इधर करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए बेटा मेरे साथ। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पार्ट है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म होती क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक युक्ति है जो कि द्वितीय अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा निकोल प्रिज्म किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप क्या कहोगे, द्वितीय अपवर्तन सिद्धांत पर निकोल प्रिज्म कार्य करती है। तो निकोल प्रिज्म किस सिद्धांत पर कार्य करती है, द्वितीय अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, इसमें होता क्या है, हमें वही दो किरणें प्राप्त होती है परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ पर घटित होगी, किस प्रकार से घटित होगी आप बने रहिए, मैं बता दूंगा। तो ऐसा जो साधारण किरण और असाधारण किरण है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा अपन जो साधारण किरण है उसका पथ परिवर्तित कर लेते हैं, दिशा चेंज कर देते हैं। भाई साधारण किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन से अलग कर लिया जाता है, असाधारण किरण इससे पारगमित हो जाती है। भाई जो यह है निकोल प्रिज्म, इसे साधारण किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा अलग कर लिया जाता है, जबकि साधारण किरण पारगमित हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। तो आप यहाँ डिसिम्प्लाइज का चिन्ह लगा के लिख लीजिएगा। इसमें साधारण किरण को, यानी निकोल प्रिज्म में साधारण किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन से अलग कर लिया जाता है, वह असाधारण किरण पारगमित हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। अब देखिए बेटा, बनावट में आप थोड़ा सा फोकस करें। बनावट में क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लिया जाता है। निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया जाता है। आप इसे संयोजित कर लीजिएगा ना, कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया जाता है, ठीक है ना। क्या क्या निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया। कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा ऐसा लिया कि दोनों फलकों के बीच, कैल्साइट क्रिस्टल में जो समूह कोण है इधर वाला 71 डिग्री का था और ये जो कोण बन रहा था यह कोण है ना 71 डिग्री का, यानी ये कोण 71 डिग्री का था, पूरा कोण है ना इतना था कोण 71 डिग्री का था। इसको घिस करके, जैसे आपको ये चाहेंगे तो भाग सर गया, इसको मैंने घिसा है, घिस करके कितने डिग्री का कोण बना दिया, इसको 68 डिग्री का बना दिया। इसको 68 डिग्री का बना दिया तो ये कितना हो जाएगा, 112 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 डिग्री का। यानी कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया हमने, कैल्साइट क्रिस्टल का जो टुकड़ा लिया उसमें ये जो कोण है दोनों इसको 71 डिग्री के लिए और ये जो दोनों कोण थे ये कोण 109 डिग्री के लिए। अब कैल्साइट क्रिस्टल को इस प्रकार से घिसा जाता है
कि उसका ये जो कोण है यह है तो 68 डिग्री, और ये इधर वाला कोण है, ये दोनों समूह कोण 112 डिग्री हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे? 112 डिग्री के हो जाएंगे। बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई की, कितनी लंबाई लेते हैं, कितनी चौड़ाई लेते हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई है वह लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी होती है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा जो लेते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। भाई लंबाई है वह इस चौड़ाई की 3 गुनी है, इतना ध्यान रखना है आपको कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी होती है। तथा लंबाई व चौड़ाई के मध्य कोण 71 डिग्री का लिया जाता है। लंबाई व चौड़ाई के मध्य कोण कितना लिया जाता है? 71 डिग्री का लिया जाता है, जिसे घिस करके 68 डिग्री का बनाया जाता है, जिसे घिस करके 68 डिग्री का बनाया जाता है। तथा सतह को समतल बनाने के लिए, सतह को समतल बनाने के लिए पारदर्शक सीमेंट कन्नाडा बाल्सम, पारदर्शक सीमेंट कन्नाडा बाल्सम, पारदर्शक सीमेंट कन्नाडा बाल्सम का यूज किया जाता है। कन्नाडा बाल्सम का यूज किया जाता है। भाई सतह को समतल बनाने के लिए कन्नाडा बाल्सम का यूज किया जाता है। तो बनावट में आप क्या लिखोगे? बनावट में आपको लिखना है निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा इस प्रकार लेते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो तथा लंबाई और चौड़ाई के मध्य 71 डिग्री का कोण बने। ठीक है ना, एक कोण ये 71 डिग्री का कोण बने यहाँ पर ये, और ये कितना बनेगा? 109 डिग्री का बनेगा। फिर इसको इस प्रकार से घिसा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई के मध्य कोण 68 डिग्री का रह जाए। इन दोनों सतहों को समतल करने के लिए हमें कन्नाडा बाल्सम सीमेंट का यूज करना है। साथ ही साथ बेटा इसको 2 बराबर भागों में इस प्रकार से काटेंगे, काट करके इसको वापस चिपकाएंगे तो भी कन्नाडा बाल्सम का यूज अपन करेंगे। अब देखिए बेटा इसकी कार्य विधि के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि क्रिया विधि क्या है। ये इसी डायग्राम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बेटा। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को निकोल प्रिज्म के AB फलक पर आपतित किया जाता है, AB फलक पर आपतित किया जाता है तो किरण 2 भागों में विभाजित हो जाती है। किरण 2 भागों में विभाजित हो जाती है और वो दोनों भाग कौन से हैं? एक तो साधारण किरण, एक तो साधारण किरण में बदल जाएगी और एक असाधारण किरण में। असाधारण किरण, साधारण किरण का मतलब क्या है बेटा? ध्रुवित प्रकाश की किरण, और असाधारण किरण का मतलब क्या है? अध्रुवित प्रकाश की किरण। ठीक है ना। अब देखिए बेटा साधारण किरण और असाधारण किरण आपको प्राप्त हो गई। अब ये जो कन्नाडा बाल्सम सीमेंट है यह किस प्रकार से इन दोनों किरणों के लिए माध्यम का कार्य कर रही है। तो जो साधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। साधारण किरण के लिए यहाँ अपवर्तनांक ध्यान रखना, ये क्या है बेटा? अपवर्तनांक। साधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक होगा 1.65। कितना होगा? 1.65 होगा। असाधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक होगा 1.48 से। ध्यान दे, साधारण किरण के लिए ये जो साधारण किरण है ये आपको दिखाई दे रही है, इसके लिए कन्नाडा बाल्सम ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक होगा साधारण किरण के लिए 1.65 होगा और असाधारण किरण के लिए 1.48 से होगा। वो कन्नाडा बाल्सम के लिए इन दोनों किरणों का बात करते हैं। कन्नाडा बाल्सम के लिए जो अपवर्तनांक होगा, कन्नाडा बाल्सम क्या है बेटा? सीमेंट है। तो कन्नाडा बाल्सम देखिए ये जो पट्टिका आपको दिखाई दे रही है दोनों पृष्ठों को समतल करने के लिए, अर्थात दोनों को अलग अलग करके आपको वापस ज्वाइंट किया है आपने कन्नाडा बाल्सम सीमेंट। तो कन्नाडा बाल्सम सीमेंट के लिए ये जो दोनों किरणें हैं इनमें अपवर्तनांक होगा 1.55। कितना होगा? कन्नाडा बाल्सम के लिए 1.55 होगा। अतः साधारण किरण, अब देखिए बेटा अतः साधारण किरण, जो असाधारण किरण है उसकी बात कर रहा हूं मैं। असाधारण किरण है वह कन्नाडा बाल्सम में सघन माध्यम का कार्य करती है। साधारण किरण के लिए कन्नाडा बाल्सम है वह, देखिए इसमें एक बार बेटा ध्यान दिया, ये असाधारण किरण है और ये साधारण किरण है। तो कन्नाडा बाल्सम सघन माध्यम का बिहेव करेगी किसके लिए? असाधारण किरण के लिए सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, तो असाधारण किरण तो सीधी की सीधी बाहर निकल जाएगी। जबकि कन्नाडा बाल्सम जो सीमेंट है वह साधारण किरण के लिए, किसके लिए? साधारण। अब देखिए बेटा अपवर्तनांक की तुलना कीजिए आप, यहां पर ज्यादा कौन सा है? साधारण किरण का जो क्रिस्टल के लिए अपवर्तनांक है 1.65 है और असाधारण जो कन्नाडा बाल्सम है उसका 1.55 है। असाधारण किरण का क्रिस्टल जो कैल्साइट क्रिस्टल के लिए अपवर्तनांक है बेटा, ये दोनों जो अपवर्तनांक है ये कैल्साइट क्रिस्टल के लिए है और ये अपवर्तनांक है दोनों किरणों के कन्नाडा बाल्सम के लिए है। तो देखिए बेटा ये 1.48 है असाधारण किरण और 1.55, तो कौन सा विरल होगा? कैल्साइट क्रिस्टल। असाधारण किरण की बात करें अपन, इसकी बात करें तो कन्नाडा बाल्सम है वह सघन है किससे? कैल्साइट क्रिस्टल से। तो यह प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी, पारगमित हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई
अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। जबकि साधारण किरण है, साधारण किरण और कनाडा बाल्सम की अपन तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें तो साधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक इससे ज्यादा है, तो कैल्साइट क्रिस्टल साधारण किरण के लिए कनाडा बाल्सम से सघन होगी, यानी जो साधारण किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन से विरल में, सघन से विरल में, और सघन से विरल में जाएगी तो कौन सी घटना घटित होगी बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्रांति कोण से अधिक कोण पर यह यहाँ पर आपतित होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो बेटा असाधारण किरण के लिए कनाडा बाल्सम सघन माध्यम की भांति कार्य करती है। असाधारण किरण के लिए कनाडा बाल्सम जो सीमेंट है, जो परत है, वह सघन माध्यम की भांति कार्य करती है, तो यह पारगमित हो जाती है। लेकिन साधारण किरण के लिए कनाडा बाल्सम विरल माध्यम की भांति कार्य करेगी। यहाँ देखिए बेटा किसकी भांति कार्य करेगी? विरल माध्यम की भांति कार्य करेगी। तो सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाएगी, क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी, तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी क्रांति कोण से अधिक कोण, अर्थात आप कह सकते हो कि 89 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होगी। कितने कोण से? 89 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी, यानी ये जो कोण बनेगा ना यहाँ, ये कनाडा बाल्सम के साथ 89 डिग्री से अधिक कोण बनाएगा। 89 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होगी, जिससे यह किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते ही क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस प्रकार निकोल प्रिज्म से असाधारण किरण पारगमित हो जाती है, जैसे समतल प्रकाश प्राप्त होता है, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा निकोल प्रिज्म क्या होता है। निकोल प्रिज्म समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की युक्ति है जो द्विअपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। बनावट आप लोगों के समझ में आई होगी और अच्छी प्रकार से आप समझने का प्रयास करिए। कार्य विधि में आपको कुछ नहीं करना है, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा बेटा। सबसे पहले निकोल प्रिज्म के फलक एडी पर प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है, तो यहाँ पर यानी प्रकाश के अक्ष पर आती है, ये दो किरणों में बढ़ जाती है, एक तो असाधारण किरण और एक साधारण किरण में। अब जो कनाडा बाल्सम सीमेंट है, कनाडा बाल्सम सीमेंट यानी इन दोनों किरणों के लिए जो कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल असाधारण किरण के लिए जिसका अपवर्तनांक होगा 1.48 है और साधारण किरण के लिए होगा कैल्साइट क्रिस्टल 1.65। ये दोनों अपवर्तनांक है, ये कैल्साइट क्रिस्टल के लिए है। किसके लिए है? कैल्साइट क्रिस्टल के लिए है। और कनाडा बाल्सम के लिए दोनों किरणों का अपवर्तनांक होगा 1.55 बराबर। तो साधारण किरण के लिए कनाडा बाल्सम विरल माध्यम की भांति कार्य करेगी। साधारण किरण के लिए कनाडा बाल्सम विरल माध्यम की भांति कार्य करेगी, विरल माध्यम की भांति कार्य करेगी। तो समझना, साधारण किरण के लिए कनाडा बाल्सम विरल माध्यम की भांति कार्य करेगी और असाधारण के लिए इन दोनों की अपन तुलना करेंगे तो सघन माध्यम की भांति कार्य करेगी। तो असाधारण किरण तो पारगमित हो जाएगी, जबकि साधारण किरण में क्या होगा? यहाँ पर क्रांति कोण से अधिक कोण यानी लगभग 89 डिग्री कोण पर आपतित होगी, लगभग 89 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होगी। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ये किरण बाहर निकल जाएगी, अर्थात आपको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ये होता है बेटा निकोल प्रिज्म, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छी प्रकार से समझे, इस डायग्राम को आप 2-3 बार बनाए, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रहना चाहिए, द्विअपवर्तन का मतलब 2 बार इसका अपवर्तन हो रहा है। अब देखिए बेटा 2 पार्ट और बच गए अपने, जिससे हमें ध्रुवण प्राप्त करना है, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। तो आपके आरबीएससी लेवल 12 तक द्विवर्ण यानी एक तो परावर्तन द्वारा ध्रुवण की घटना आपने पढ़ी, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण की घटना आपने पढ़ी, और साथ ही साथ इसी पार्ट में आपने पीछे पढ़ लिया, क्या पढ़ा रे? द्विवर्णता द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवण। अब अपन बात करेंगे द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, और लास्ट में आपने लिखा था प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का पार्ट आप आगे हाई लेवल में पढ़ोगे, यानी जैसे आप बीएससी करोगे तो वहां पर प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण प्रकाश प्राप्त करोगे, प्रकाश को ध्रुवित करोगे। यहाँ पर बात करते हैं द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण किस प्रकार से होता है। तो द्विवर्णता का मतलब क्या होता है बेटा? ये उसी प्रकार से होगा, इसमें जो क्रिस्टल लिया जाएगा ना, जैसे आपने पीछे किया द्विअपवर्तन में आपने कैल्साइट का क्रिस्टल लिया, द्विवर्णता में आपको टूरमेलिन क्रिस्टल लेना। यहाँ कौन सा क्रिस्टल आएगा द्विवर्णता में? टूरमेलिन क्रिस्टल आएगा। कौन सा क्रिस्टल आएगा? टूरमेलिन क्रिस्टल। यानी द्विवर्णता तब पढ़ोगे ना, वहां पर कैल्साइट क्रिस्टल की जगह आपको क्या लेना है? टूरमेलिन क्रिस्टल लेना है। यानी जब अध्रुवित प्रकाश टूरमेलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है, टूरमेलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है, तो वह 2 समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाता है। यानी दोनों किरणें जो प्राप्त होती है, इसमें दोनों की दोनों समतल ध्रुवित प्राप्त होती है, और इन किरणों में से एक क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जैसे आपने ये क्रिस्टल लिया, टूरमेलिन क्रिस्टल लिया,
ठीक है, ये कौन सा क्रिस्टल है? टूरमेनियल क्रिस्टल। यहाँ से अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है, यहाँ से दो किरणें आपको प्राप्त होगी, जिसमें से एक किरण जो ये जाएगी, इसके दोनों किरणें ध्रुवित होगी। कैसी होगी? ध्रुवित। ये किरण भी आपको ध्रुवित प्राप्त होगी, ये किरण भी आपको ध्रुवित प्राप्त होगी, दोनों किरणें ध्रुवित ही प्राप्त होगी, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा दोनों किरणों पर। तो दोनों में से एक किरण को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यानी एक किरण को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और दूसरी जो किरण है वह किरण पारगमित हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यही जो घटना है क्रिस्टल का, यही रूप द्विवर्णता कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विवर्णता। यदि आपको द्विवर्णता की परिभाषा पूछ ले तो एक बार मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा। जब अध्रुवित प्रकाश टूरमेलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाता है। इन किरणों में से एक क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और दूसरी पारगमित हो जाती है। यही जो क्रिस्टल का रूप है यह द्विवर्णता कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विवर्णता कहलाता है। अब देखिए बेटा, द्विवर्णता पर आधारित एक युक्ति है जिसे अपन पोलेरॉइड कहते हैं, और पोलेरॉइड से हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है। तो पोलेरॉइड के बारे में थोड़ी सी अपन जनरली जानकारी ले लेते हैं, जितना अपनी गाइड में दिया गया है। तो बने रहिए वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ। अभी बात करते हैं पोलेरॉइड की। पोलेरॉइड होती क्या है? पोलेरॉइड द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। इसका सिद्धांत कौन सा है? द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। पोलेरॉइड द्विवर्णता थ्योरी पर आधारित है। पोलेरॉइड की सिद्धांत पर कार्य करती है बेटा, द्विवर्णता सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको परिभाषित किया जाए, आपको परिभाषा पूछ ले कि पोलेरॉइड है क्या, तो पोलेरॉइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की। देखिए बेटा, पोलेरॉइड समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की व्यापारिक एवं सस्ती युक्ति है। तो पोलेरॉइड क्या है बेटा? पोलेरॉइड समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की व्यापारिक एवं सस्ती युक्ति है, जो कि द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है, अब देखिए बेटा, पोलेरॉइड बनाई कैसे जाती है। मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा, तो उन पॉइंटों पर आप ध्यान दें, ठीक है ना। मेरी भाषा पर फोकस रखें, थ्योरेटिकल पार्ट है तो अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, पोलेरॉइड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? हर्पेथाइट क्रिस्टल, यानी आपने जिस प्रकार से कैल्साइट क्रिस्टल और टूरमेलिन क्रिस्टल की बात की, उसी प्रकार से पोलेरॉइड बनाने के लिए हर्पेथाइट, नोट कर ले बेटा, हर्पेथाइट क्रिस्टल, ध्यान दे, हर्पेथाइट क्रिस्टल। इसके साथ साथ में कुनेन का आयोडोसल्फेट, हर एक बात को नोट करते रहिए। कुनेन का आयोडोसल्फेट के जो अणु है उसको सूक्ष्म पीस कर क्रिस्टल में बदल लिया जाता है। देखिए बेटा, पोलेरॉइड बनाने के लिए डिसिप्लाइन का चिन्ह लगाए। हर एक बात को जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप लिखते रहें, ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। यदि पूछ लिया जाए कि पोलेरॉइड किस प्रकार से बनाया जाता है, तो पोलेरॉइड बनाने की मैं विधि आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं। तो डिसिप्लाइन का चिन्ह लगाए और लिखें कि पोलेरॉइड बनाने के लिए हर्पेथाइट क्रिस्टल या कुनेन के आयोडोसल्फेट, हर्पेथाइट क्रिस्टल एवं कुनेन के आयोडोसल्फेट के सूक्ष्म, यानी इसको सूक्ष्म पीस करके, इसके अणुओं को सूक्ष्म पीस करके क्रिस्टल में बदल लिया जाता है। इनके जो अणु है उसको सूक्ष्म पीसा जाता है, संयुक्त किया जाता है। सूक्ष्म जो कण है उनको पीस कर क्रिस्टल का रूप दे दिया जाता है, पोलेरॉइड बनाने के लिए हर्पेथाइट क्रिस्टल व कुनेन के आयोडोसल्फेट के सूक्ष्म कणों को पीस करके क्रिस्टल का रूप दे दिया जाता है। आगे आप लिखोगे बेटा डिसिम्प्लाइज का चिन्ह लगा करके। ये जो अणु आपको यहाँ पर जो क्रिस्टल का रूप आपने दिया, इनको ऐसे अपन नहीं रख सकते। इन अणुओं को नाइट्रोसेल्यूलोज द्रव, ध्यान दें, नाइट्रोसेल्यूलोज द्रव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यानी हर एक बातें आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोसेल्यूलोज द्रव्य की पतली प्रिज्म, नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली प्रिज्म ली जाती है और उस पर फैला दिया जाता है, पतली
प्रिज्म लेकर के हर्पेथाइट और कुनेन के जो सूक्ष्म कण थे उनको सेल्यूलोज की पतली प्रिज्म पर फैला दिया जाता है और ये सभी अणु एक समांतर अक्ष में, जितने ये जो अणु थे ये समांतर अक्ष में फैल जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, इनकी अक्ष वह कैसी हो जाती है, समांतर अक्ष में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इसी व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कांच की पट्टिका के मध्य रखा जाता है। यानी देखिए बेटा कितना सरल पार्ट है, पोलेरोइड का निर्माण करना कितना आसान है कि हर्पेथाइट क्रिस्टल और कुनेन के आयोड और सल्फेट को सूक्ष्म पीस करके क्रिस्टल का रूप दे दिया जाता है। इन क्रिस्टल अणुओं को, इन सूक्ष्म अणुओं को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली प्रिज्म पर फैलाया जाता है तो एक समांतर अक्षों में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, इस व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, व्यवस्था ध्यान दें, व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है बेटा, कांच की पट्टिका के बीच में रख दिया जाता है। कांच की पट्टिका, कांच की पट्टिका के मध्य रख दिया जाता है, मध्य रख दिया जाता है। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि पोलेरोइड का निर्माण कैसे होता है तो आप बता सकते हो कि पोलेरोइड बनाने के लिए हर्पेथाइट क्रिस्टल या कुनेन के आयोड और सल्फेट के अणुओं को सूक्ष्म पीस करके क्रिस्टल में बदल दिया जाता है और इन अणुओं को नाइट्रोसेल्यूलोज द्रव्य की पतली प्रिज्म पर इस प्रकार फैलाते हैं कि सभी अणु के अक्ष समांतर हो जाए। और इस व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कांच की पट्टिका के मध्य रख दिया जाता है। अब देखिए बेटा कि पोलेरोइड से ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, पोलेरोइड से ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त होता है तो मैं यहां पर आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा। पोलेरोइड से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना अभी बता दूंगा बेटा। पोलेरोइड आप कहां कहां देखते हो, देखिए सपोज दैट ये पोलेरोइड है, ये क्या है, पोलेरोइड है, इस पर आप बात कीजिए। ये क्या है बेटा, पोलेरोइड। आपने पोलेरोइड ले ली। पोलेरोइड क्या होती है, व्यापारिक युक्ति है, सस्ती व्यापारिक युक्ति है जिसे ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त करना होता है। तो अब देखिए बेटा होता क्या है, जब अध्रुवित प्रकाश पोलेरोइड पर प्राप्त होता है, ये पोलेरोइड है, यहां पर मैं अध्रुवित प्रकाश ले लेता हूं, ये लो अध्रुवित प्रकाश है, पोलेरोइड पर आपतित हो रहा है। पोलेरोइड में देखिए अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से जाएगा, पोलेरोइड पर आपतित हो जाएगा। तो जैसे पोलेरोइड के अंदर प्रविष्ट होगा नहीं तो पोलेरोइड के अंदर भी अध्रुवित प्रकाश ही जाएगा, परंतु इसके एक अक्ष को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यानी दो तल, यानी जब प्रकाश जाएगा, प्रकाश किरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाती है तो एक तो होगा इसमें चुंबकीय सदिश, दूसरा होगा इसमें विद्युत सदिश। तो दोनों सदिशों में से एक सदिश को, जो ये क्रिस्टल होते हैं, कौन कौन से, हर्पेथाइट क्रिस्टल, कुनेन के क्रिस्टल नाइट्रोसेल्यूलोज की पट्टिका के ऊपर समांतर रूप में फैलाए जाते हैं और कांच की पट्टिका मध्य रखे जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें से एक को तो क्या कर लेते हैं, जो लंबवत होते हैं, अभी बताऊंगा मैं, एक को तो अवशोषित कर लेते हैं और दूसरी क्या होती है, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ये जो प्रकाश होगा ना, यह है समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से पोलेरोइड के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ये थी अपनी पोलेरोइड। क्या थी, पोलेरोइड। पोलेरोइड पर हमने जो अध्रुवित प्रकाश है, ये कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। और अध्रुवित प्रकाश को आपने पोलेरोइड पर आपतित किया तो ऐसा कैसा अंदर प्रविष्ट हो जाता है। देखिए बेटा, इसको आप लिखोगे, यदि पोलेरोइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाता है तो डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भाषा किस प्रकार से लिखनी है, आप मेरी शब्दों पे फोकस कीजिएगा। जब अध्रुवित प्रकाश पोलेरोइड पर आपतित किया जाता है, देखिए बेटा कैसे लिखना है, जब अध्रुवित प्रकाश पोलेरोइड पर आपतित किया जाता है तो एक अपवर्तित किरण में विद्युत सदिश के कंपन अक्ष के समांतर, देखिए बेटा ध्यान दें, विद्युत सदिश के कंपन अक्ष के समांतर, यानी जो विद्युत सदिश के कंपन है वह जो अक्ष जा रही है उस अक्ष के समांतर, व दूसरी किरण में अक्ष के लंबवत होते हैं। लंबवत कंपन करने वाली किरण क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी इसमें जो लंबवत कंपन करेगी ना, लंबवत कंपन करने वाली किरण क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है।
क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब देखिए बेटा, जो अक्ष के समांतर था, विद्युत सदिश के कंपन अक्ष के समांतर और चुंबकीय सदिश के कंपन क्रिस्टल के लंबवत है। तो लंबवत जो किरण होगी, लंबवत जो कंपन होगा, उन कंपनों को क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और जो बचेगी समांतर वह बाहर निकल जाएगी, आपको समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेरॉइड के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है बेटा अपना साधारण पोलेरॉइड, जिसकी बनावट आप लोगों ने पढ़ी। इससे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना आपने सीखा किस प्रकार से होता है कि जो अक्ष के समांतर प्रकाश कंपन कर रहा है, विद्युत सदिश कंपन कर रहे हैं, तो वह तो बाहर निकल जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। और जो लंबवत अक्ष के लंबवत कंपन कर रहे हैं ना, उनको ये क्रिस्टल है, पोलेरॉइड है। हर्पेटाइट कोनेन का जो क्रिस्टल है वह उसे अवशोषित कर लेगा और हमें पोलेरॉइड के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, पोलेरॉइड एच क्या होती है। क्योंकि पोलेरॉइड एच यानी पोलेरॉइड का एक रूप होता है पोलेरॉइड एच। पोलेरॉइड एच क्या होता है, पॉलीवाइनिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है, यानी पॉलीवाइनिल अल्कोहल लेते हैं अपन और पॉलीवाइनिल अल्कोहल को गर्म करके इतना खींचा जाता है, गर्म करके इतना खींचा जाता है, इतना कितना खींचा जाता है कि इसकी लंबाई इतना खींचा जाता है कि इस पॉलीवाइनिल अल्कोहल की लंबाई 5 गुना हो जाए। इतना खींचा जाता है कि इसकी लंबाई 5 गुना बढ़ जाए। कितनी बढ़ जाए? 5 गुना बढ़ जाए। तो इस क्रिया से इसके सभी अणु इसके सभी अणु समांतर अवस्था में आ जाते हैं, समांतर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, समांतर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बेटा, पोलेरॉइड एच जब आपको प्राप्त करनी होती है तो पॉलीवाइनिल अल्कोहल को गर्म करके इतना खींचा जाता है कि इसकी लंबाई 5 गुना हो जाए, इसकी लंबाई 5 गुना हो जाए। और इस क्रिया से इसके सभी जो कण है, सभी कण समांतर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, समांतर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही समांतर अवस्था प्राप्त करते हैं तो आयोडीन का उपयोग करके, इन सभी अणुओं पर आयोडीन का उपयोग करके इसको सीरों के रूप में जमा लिया जाता है। आयोडीन का उपयोग करके जो ये है, इसको सीरों के रूप में जमा लिया जाता है, सीरों के रूप में जमा लिया जाता है। क्या पॉलीवाइनिल अल्कोहल को गर्म करके इतना खींचा कि इसकी लंबाई 5 गुना हो गई। इस क्रिया से इसके सभी कण समांतर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। आयोडीन का उपयोग करके इसे सीरों के रूप में जमा लिया जाता है, जिसे पोलेरॉइड एच कहते हैं, जिसे पोलेरॉइड एच कहा जाता है, पोलेरॉइड एच कहा जाता है, पोलेरॉइड एच कहा जाता है। तो समझ गए होंगे लाडलो, क्या होता है पोलेरॉइड एच? पॉलीवाइनिल अल्कोहल को गर्म करके इतना खींचा जाता है कि उसकी लंबाई 5 गुना हो जाए। लंबाई 5 गुना हो जाएगी तो इस क्रिया से इस पॉलीवाइनिल अल्कोहल के सभी कण समांतर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इन पर आयोडीन का उपयोग करके सीरों के रूप में इसे जमा लिया जाता है और जो ये व्यवस्थित रूप आपको प्राप्त होता है, यही पोलेरॉइड एच कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलेरॉइड एच। बेटा पोलेरॉइड एच जो होता है, इससे पोलेरॉइड एच से वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पोलेरॉइड एच से 99.99%, वेरी इंपॉर्टेंट, 99.99 यानी लगभग 100% समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, तो ध्यान दें 99 यानी सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी किस्म की पोलेरॉइड होती है पोलेरॉइड एच, जिसे 99.99% समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। ये बेटा अपन बात करते हैं कि पोलेरॉइड तो हमने पढ़ ली, परंतु पोलेरॉइड का यूज क्या होता है, पोलेरॉइड का उपयोग क्या होता है। तो पोलेरॉइड की 4-5 उपयोग है, आप शांति से पढ़ें, वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ बने रहें। मैं जो शब्द बोलूंगा शब्दों पे फोकस कीजिएगा बेटा, आपको अपने आप यही याद हो जाएंगे। पूछा जा सकता है पोलेरॉइड क्या होते हैं, इसके कोई 3 उपयोग, कोई 2 उपयोग, कोई 5 उपयोग। 5 नहीं पूछेगा बेटा, 2 तक 3 तक पूछ लेता है। तो पोलेरॉइड का जो फर्स्ट उपयोग है, परिभाषा से आप दे दोगे, क्या है?
पोलराइड का जो उपयोग है वह समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पोलराइड का उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो याद कर लीजिएगा बेटा, के लिए किया जाता है। पोलराइड का उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। याद हो गया होगा बेटा, पोलराइड का प्रयोग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब दूसरा है त्रिविमीय जो चित्र है, त्रिविमीय चित्रों को पोलराइड की सहायता से देखा जा सकता है। पोलराइड की सहायता से देखा जा सकता है। यानी जो त्रिविमीय चित्र है, 3D में जो चित्र बनते हैं उन 3D चित्रों को, 3D डायग्रामों को पोलराइड की सहायता से देखा जा सकता है। यानी इन त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए हमें पोलराइड का यूज करना पड़ता है। तो दो यूजेज आपको याद हो गए होंगे बेटा, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए और त्रिविमीय चित्रों को पोलराइड की सहायता से हम देख सकते हैं। तीसरा है प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने के लिए, प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने के लिए देखिए बेटा, प्रकाश की चकाचौंध कब होती है, मैं यहां आपको दो प्रकार से समझाऊंगा। प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने के लिए, जैसे आप बाइक चला रहे हो या आप कोई वाहन चला रहे हो, सामने से आपको लाइट आती है और आपकी आंखों में सीधी प्रवेश कर रही है, तो उस प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए, जिससे आप आसानी से आगे देख सको, उसके लिए आप पोलराइड का यूज करते हो। साथ ही साथ बेटा यदि आप बड़ा वाहन चला रहे हो जिसके आगे शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में भी पोलराइड का यूज किया जाता है, ताकि सामने से जो प्रकाश किरण आ रही है वह प्रकाश किरण जैसे इसमें प्रविष्ट करें, दो भागों में बदल जाए, एक साधारण और एक असाधारण किरण, या दोनों समतल हो, पोलराइड का यूज ज्यादा किया जाता है। दोनों समतल ध्रुवित होगा तो उनमें से एक तो क्या हो जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी क्रिस्टल के द्वारा, और दूसरी क्या होगी, आप तक पहुंच जाएगी, तो आंखों में चकाचौंध कम महसूस होगी। तो वाहनों के हेडलाइटों में, वाहनों के अग्रदीपों में, साथ ही साथ वाहनों के सामने का जो शीशा होता है, फ्रंट कांच में, ड्राइवर के सामने जो कांच लगा होता है उसमें भी पोलराइड का यूज किया जाता है। यानी प्रकाश की चकाचौंध दूर करने के लिए वाहनों के अग्रदीपों में पोलराइड का यूज होता है, और वाहनों के फ्रंट कांच जिसपे ड्राइवर यूज करता है उसमें, तो ये चकाचौंध दूर हो जाएगी, यानी ध्रुवित प्रकाश जाएगा तो आप उस सामने वाले भाग को आसानी से देख पाओगे। साथ ही साथ बेटा एक चीज और ध्यान रखें, एलईडी जो होती है, लेड इमिटिंग डायोड, चैप्टर नंबर 16 में आप पढ़ोगे एलईडी के बारे में कंप्लीट रूप से। लेड इमिटिंग डायोड जो आप घर में यूज करते हो बल्ब जलाने के लिए, एलईडी है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड होता है बेटा, सॉरी। तो एलईडी भी पोलराइड की बनी होती है, तो देखिए बेटा, आप जैसे 1000 वाट का बल्ब देखते हो तो उसकी तरफ देखते हैं आपकी आंखें चकाचौंध होती है, आप कुछ भी नहीं देख पाते। साथ ही साथ जैसे एलईडी बेटा यहाँ चल रही है ना, या इधर एलईडी चल रही है, तो इस एलईडी को आप आसानी से ऐसे देख लेते हो, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से इसे देख सकते हो। व्हाट इज एनी रीजन, क्योंकि आपकी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है वह प्रकाश उतनी तीव्रता से नहीं आ रहा, नॉर्मल वे में तीव्रता आ रही है, जिससे आप आसानी से देख सकते हो, आपकी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती, अर्थात अदर्शित नहीं होता भाग, आराम से आप देख सकते हो। तो एलईडी भी पोलराइड की बनी होती है। इसके साथ ही साथ बेटा वायुयान और ट्रेन में जो शीशे होते हैं, वायुयान व ट्रेन, ध्यान दे, वायुयान व ट्रेन, देखिए इस चीज को ध्यान दे बेटा, फोकस करें। वायुयान तथा ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए वायुयान व ट्रेन में प्रवेशित प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए भी पोलराइड का यूज किया जाता है। अंतिम यूज है इसका बेटा, वो क्या है, पोलराइड युक्त ध्रुवण मापी। ध्यान दे बेटा, गाइड से पढ़ लेना आप।
पोलेरोइड युक्त ध्रुवणमापी, पोलेरोइड युक्त ध्रुवणमापी जो होता है से प्रकाशिक घूर्णक पदार्थ, यानी जैसे शक्कर का घोल है, प्रकाशिक घूर्णक पदार्थ शक्कर का घोल, इसकी सांद्रता मापने के लिए किया जाता है बेटा, इसकी सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। पोलेरोइड युक्त ध्रुवणमापी से प्रकाशिक घूर्णक पदार्थ जैसे शक्कर का घोल है कि सांद्रता ध्रुवण तल के घूर्णन की माप ज्ञात की जाती है, यानी इसकी सांद्रता के घूर्णक जो तल है उसकी मापन के लिए किया जाता है पोलेरोइड का यूज। तो ये थे बेटा अपने पोलेरोइड के उपयोग। अब देखिए बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट, पोलेरोइड से प्रकाश का संसूचन यानी ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, पोलेरोइड से ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। भाई प्रकाश ध्रुवित है या नहीं, तो पोलेरोइड को ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किस प्रकार से किया जाएगा, तो पोलेरोइड है उसको ध्रुवक व विश्लेषक दोनों रूपों में यूज किया जाता है। पोलेरोइड को ध्रुवक और विश्लेषक दोनों रूपों में पोलेरोइड का यूज होता है, दोनों रूपों में उपयोग। पोलेरोइड का ध्रुवक व विश्लेषक दोनों रूपों में यूज होता है। और जब इस पोलेरोइड में, जैसे पोलेरोइड यहाँ पर विश्लेषक के रूप में यूज किया गया, ध्रुवक के रूप में न करके विश्लेषक के रूप में यूज किया गया है। जब पोलेरोइड पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, भाई पोलेरोइड है, पोलेरोइड पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो उसके विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश के कंपन पीछे आपने पढ़ा था, विद्युत सदिश के कंपन जो पोलेरोइड के अक्ष के समांतर है, विद्युत सदिश के कंपन जो पोलेरोइड के अक्ष के समांतर है, पार हो जाते हैं, पोलेरोइड से पारगमित हो जाते हैं और निर्गत प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित प्राप्त होता है, निर्गत प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित प्राप्त होता है। अब यदि निर्गत प्रकाश ध्रुवित है या नहीं इसका पता लगाने के लिए पोलेरोइड को विश्लेषक के रूप में, ध्रुवित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए पोलेरोइड को विश्लेषक के रूप में काम में लिया जाता है, पोलेरोइड को विश्लेषक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और ध्रुवक को यानी ध्रुवक को स्थिर रखा जाता है, पोलेरोइड इसको तो स्थिर रखा जाता है और विश्लेषक का यूज किया जाता है ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करने के लिए। तो विश्लेषक है, विश्लेषक पर जब प्रकाश आपतित किया जाता है यानी ध्रुवित प्रकाश आपतित करके, जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित किया और इस ध्रुवक विश्लेषक को आपने घुमाया तो पूरा राउंड किया एक चक्कर में, विश्लेषक के एक चक्कर में, यहां लिख देता हूं बेटा, विश्लेषक के एक पूर्ण चक्र में, विश्लेषक के एक पूर्ण चक्र में, विश्लेषक को जब एक राउंड पूरा दिलवा दिया जाता है तो पूरे चक्र में निर्गत जो प्रकाश है, पूर्ण चक्र में निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम व दो बार न्यूनतम प्राप्त होती है, दो बार न्यूनतम प्राप्त होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, विश्लेषक के रूप में आपने को यहां काम में लिया, भाई संसूचन करना है तो विश्लेषक को घुमाया तो एक चक्कर पूरा हुआ, तो यहाँ जो निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता दो बार अधिकतम प्राप्त होगी, दो बार न्यूनतम प्राप्त होगी। देखिए बेटा यहाँ पर जैसे समतल ध्रुवित आपने प्रकाश आपतित किया, उस समतल ध्रुवित प्रकाश के समांतर अवस्था में विश्लेषक को आपने रखा तो इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, ध्रुवित प्रकाश अधिकतम तीव्रता प्राप्त करेगा। और यदि ये क्रोशित अवस्था में आ गया, विश्लेषक यहाँ पर क्रोशित अवस्था में आ गया तो आगे समतल ध्रुवित प्रकाश है तो आगे बिल्कुल नहीं निकलेगा, विश्लेषक द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार से एक राउंड यानी आधा राउंड में एक बार तीव्रता अधिकतम प्रकाश की, एक बार न्यूनतम, और आधा राउंड नीचे वाला होगा एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम। इस प्रकार से दो बार अधिकतम और दो बार न्यूनतम तीव्रता आपको प्रकाश की देखने के लिए मिलती है और इस प्रकार से हम पोलेरोइड की सहायता से ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करते हैं। अब देखिए बेटा आरबीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन मेलस का नियम। हर बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये नहीं आएगा, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेलस का नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा और एक नंबर तो आपको दिला के जाएगा, याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। मेलस का नियम ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट है और लास्ट पॉइंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है मेलस का नियम। क्या होता है बेटा मेलस का नियम? मेलस ने पोलेरोइड से संबंधित ही नियम प्रस्तुत किया।
पोलरॉइड में ध्रुवक और विश्लेषक, यानी पोलरॉइड को दो प्रकार से यूज किया जाता है, एक तो ध्रुवक के रूप में और एक विश्लेषक के रूप में, ठीक है ना। और जब प्रकाश को संसूचित करना होता है कि ध्रुवित है, उस कंडीशन में जो ध्रुवक होता है उसको तो स्थिर रख दिया जाता है और विश्लेषक को क्रोशित अवस्था में घुमाया जाता है। 2 बार मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त होती है, 2 बार मिनिमम प्राप्त होती है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, प्रकाश से ध्रुवित है या नहीं इसके संसूचन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बेटा क्या होता है मेलस का नियम, पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ध्यान दें, पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण, पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण, ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अर्थात आप यहां लिख सकते हो पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण की कोज्या के समानुपाती होती है। यहां तीव्रता को बेटा आप आई से डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे, आई से। तो देखिए पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य, ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य में यहां लिख देता हूं, ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य थीटा कोण बने तो, थीटा कोण बने तो पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी तीव्रता आई समानुपाती होती है कोस स्क्वायर थीटा। यह होता है मेलस का नियम। पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की अक्षों के मध्य बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात आई समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा। यहां से समानुपाती का साइन हटाने के लिए नियतांक आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, जो जहां आई नोट क्या है बेटा, जहां आई नोट जो निर्गत प्रकाश है उसकी अधिकतम तीव्रता है, निर्गत ध्रुवित प्रकाश, निर्गत ध्रुवित प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है, अधिकतम तीव्रता है। ये था बेटा मेलस का नियम। यहां से न्यूमेरिकल पुटअप हो सकता है, ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण आपको दिया हुआ हो, आई का मान दिया हुआ हो, तो मैक्सिमम तीव्रता आपको पूछी जा सकती है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से लगभग पूछा जाता है। तो ये था बेटा अपना ऑप्टिक्स पार्ट, और ऑप्टिक्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आरबीएससी गाइड में चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी बेटा ऑप्टिक्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर या पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपकी समस्या का समाधान होगा। साथ ही साथ किसी वीडियो में जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छी प्रकार से मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपकी हर संभव हेल्प की जाएगी। यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला पार्ट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक के रूप में अपन चलेंगे। साथ ही हो सकता है मैं कल जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ उसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 के मैं न्यूमेरिकल्स आप ले लूँ, तो आरबीएससी की गाइड आपके पास होगी, वहाँ से न्यूमेरिकल आप निकालते रहें। जो नहीं आए वह आप मुझे क्रॉप करके फोटो खींच के भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आज बेटा आप इतना ही करेंगे, बने रहिए वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ। नमस्कार।